बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में आपके लिए BESC 134 जो आपकी जो ये बुक है इसका मतलब कि हम मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स लेकर आएंगे आपके लिए, जो कि आपके पेपर में बहुत भूमिका निभाएंगे। ठीक है, और इसमें से आपके मिनिमम 20-25 मार्क्स का आपका आएगा। इसी एक चैप्टर में से आप नंबर बना सकते हैं, इसमें से आपसे आएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो मैं आपको बता रही हूँ आप अपनी बुक खोलिए और उसमें अंडरलाइन भी करते जाइएगा, वहाँ पर लिखते भी जाइएगा, एक तरह का नोट बनाते जाइएगा, ताकि आपकी जब आप पढ़ें तो आपको इजी वे में याद हो जाए। ठीक है, अगर आप पिछले साल का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, हमारे चैनल पर विजिट करेंगे तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। अगर आप पिछले साल का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो वहाँ पर आपको जो है ना, इसका ई लर्निंग का आपको वहाँ पर एक क्वेश्चन दिखाई दिया होगा, ई लर्निंग का। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे आपके पेपर में आया था। और उसके बाद वाला देखेंगे तो वहाँ पे आपको यू लर्निंग का एम लर्निंग का दिखाई दिया होगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। हम आपके लिए सिर्फ वही वीडियो लेकर आएंगे जो आपके पेपर में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज़ हम ज़्यादा वीडियो नहीं लेंगे, क्योंकि पेपर में अब टाइम नहीं रह गया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलूँगी कि हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा। आपको इसकी वीडियो जो है PDF जो आपको टेलीग्राम चैनल पर हमारे मिल जाएगी, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको पढ़ाऊँगी इकाई 7 मुफ्त एवं दूरदर्श अधिगम और ई अधिगम ई लर्निंग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसमें जो मैंने यहाँ पर लगा रखे हैं निशान, जो आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, मैंने इसको ई से एरर किया गया है, जिस पर मैंने अंडरलाइन किया। देखिए, एक ये वाला है, ये एक ई और यू लर्निंग हो गया, ई लर्निंग हो गया। ये स्वयं से एक क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए। मूक्स क्या होते हैं, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। ये OER क्या है, मुफ्त शैक्षणिक संसाधन, तो इनसे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैं परीक्षा को ना लेते हुए मैं सिर्फ टॉपिक्स उठाती हूँ और वहाँ से आपको बताना शुरू करती हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, मैंने अंडरलाइन करा रखा है। पहले हम ये पढ़ेंगे कि दूरदर्श शिक्षा होती क्या है। ठीक है, जैसे हम इग्नू के द्वारा पढ़ रहे हैं, तो ये मतलब एक दूरदर्श शिक्षा ही है, क्योंकि इग्नू हमें ऑनलाइन टीचिंग दे रहा है, हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। हम कहीं पे भी आते जाते अपने खाली समय में इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। वैकल्पिक शिक्षा के रूप में मुफ्त तथा दूरदर्श शिक्षा, जैसे कि आप जानते हैं ODL क्या होता है, ओपन एंड डिस्टेंस अधिगम, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। ठीक है, यही होता है, जैसे हम ओपन से पढ़ रहे हैं वही। ठीक है, तो ओपन डिस्टेंस लर्निंग को दो शब्द से मिलकर बनाया गया है, ओपन और डिस्टेंस। ओपन का मतलब होता है मुफ्त और डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी, दूरदर्श। लेकिन ओपन होने का मतलब डिस्टेंस यानी कि दूरदर्श अधिगम से नहीं है। दूरदर्श शिक्षा का तात्पर्य है कि शिक्षा और शिक्षार्थी एक दूसरे से दूर हैं। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि ओपन जो है, ओपन होने का मतलब जो है डिस्टेंस से नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो शिक्षा, जो हम स्टूडेंट हैं और टीचर हैं, इनके बीच की जो दूरी से है। उदाहरण के लिए, एक शिक्षार्थी के रूप में आप अपने शिक्षकों से कुछ दूरी पर हैं। मुफ्त होने का मतलब यह है, क्या दूरदर्श शिक्षा हमेशा मुफ्त रहती है? कॉमनवेल्थ ऑफ अधिगम 2000 के अनुसार सीखने के अनुसार ओपन अधिगम शिक्षार्थी को विकल्प प्रदान करना है। उदाहरण के लिए, शिक्षार्थी सीखने के स्थान पर चयन करते हैं, वह निश्चित करते हैं कि वह घर पर पढ़ना है या यात्रा करते समय या कार्यस्थल पर या किसी अन्य स्थान। जैसे मैंने आपको बताया कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग अपने आप में ये है कि आप कहीं पर भी हैं तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, चाहे आप बाहर हैं, चाहे यहाँ हैं, चाहे यहाँ नहीं हैं। ठीक है, और यदि आप जॉब के साथ साथ भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर बच्चे ना ओपन डिस्टेंस लर्निंग यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि हम इसके साथ साथ में और कुछ भी सीख सकें। ठीक है, तो पढ़ाई के साथ साथ और कुछ भी सीख सकें, तो इसलिए वो ODL का सहारा लेते हैं, ओपन डिस्टेंस लर्निंग का सहारा लेते हैं। और आपका एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये देखिए,
आपका एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो ओपन है, ओपन होने का मतलब डिस्टेंस से नहीं है, तो आप इसका मतलब इस पर व्याख्या कीजिए। तो ओपन का मतलब यही है, डिस्टेंस से नहीं है, ये स्टूडेंट और टीचर के बीच की जो दूरी है उससे है। ठीक। ओडीएल की आवश्यकता क्यों है? कुछ लोग आगे पढ़ते रहने की इच्छा रखते हैं लेकिन शिक्षण संस्था में नहीं जा सकते, शारीरिक रूप से सक्षम नहीं होते से, और ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले हैं, वृद्ध होते हैं, गृहिणी होते हैं, अन्य जो शिक्षा स्थानों में जाने में असमर्थ हैं, वे शिक्षा जारी रखने की इच्छा रख सकते हैं। ओडीएल की आवश्यकता क्यों है? जो लोग मतलब जा नहीं सकते, जो बुजुर्ग हैं, मतलब लोगों में इच्छा एजुकेशन पाने की इच्छा होती है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जैसे आपके हो गए हाउस वाइफ हो गया, बुजुर्ग आदमी हो गए जो रोज़मर्रा का काम करते हैं वो नहीं जा सकते हैं, जो ऑफिस वगैरह में काम करते हैं उनको में पढ़ने की इच्छा है लेकिन वो जा नहीं सकते। कुछ ये होते हैं कि वो बड़े बड़े हो गए तो वहाँ पढ़ने नहीं जा सकते। तो इसलिए ओडीएल एक ऐसा माध्यम है कि आप इसके माध्यम से घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, दूरदर्श शिक्षा शिक्षण और सीखने के लिए कक्षाओं पर निर्भर करती है और बड़ी संख्या में शिक्षार्थियों में समायोजित करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको मैं सिर्फ वो बताऊंगी जो इम्पोर्टेंट है, बाकी सब नहीं बताऊंगे। ठीक है, देखिए अब हम पढ़ेंगे ई लर्निंग। ठीक है, ई अधिगम, अवधारणा और दृष्टिकोण। देखिए ई लर्निंग, ई अधिगम क्या है? ई जो है इलेक्ट्रॉनिक का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए जब हम कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, इंटरनेट जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को सीखने के लिए यूज़ करते हैं वो ई लर्निंग कहलाता है। अब आपसे पूछे ई लर्निंग क्या होता है, तो ई लर्निंग में मतलब कि जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, टेलीफोन हो गया, आपका टेलीविज़न हो गया, ठीक है, ये सब जो चीज़ें हैं जो हम सीखने के उद्देश्य से उनको यूज़ करते हैं वो सब अपना ई लर्निंग कहलाता है। जैसे ऑडियो और वीडियो कार्यक्रम से सीखने के बारे में क्या विचार है? जब आप एक ऑडियो वीडियो पोस्ट ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनते हैं, उदाहरण के लिए इग्नू द्वारा प्रसारित और टेलीविज़न कार्यक्रम देखते हैं, तो आप सीखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं कि मैं वीडियो बना रही हूँ, अब कुछ बच्चे जो है इसको देखेंगे, ठीक है, तो वो फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं ना सीखने के लिए, तो ये क्या हो गया, आपका ई लर्निंग हो गया। ठीक है, आप ऑनलाइन पुस्तकालय स्वयं जैसा पाठ्यक्रमों को पेशकश करने वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी सीख सकते हैं। हालांकि इस परिभाषा के अनुसार ई लर्निंग, ई अधिगम में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ साथ डिजिटल मीडिया का जो उपयोग है वो भी शामिल है। ठीक है, डिजिटल मीडिया भी इसमें शामिल है। इसलिए आप ई लर्निंग के, ई अधिगम के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर और कंप्यूटिंग डिवाइस और इंटरनेट के अक्सर ई अधिगम के लिए सबसे अच्छा इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण माना जाता है। ठीक है, ई लर्निंग का सबसे अच्छा उपकरण जो है ना, कंप्यूटर को, इंटरनेट को, इन सबको माना जाता है। इस प्रकार के ई अधिगम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स टूल्स और मीडिया द्वारा समर्पित शिक्षक हैं। ठीक है, ई अधिगम एक ही या अलग अलग समय पर बड़ी संख्याओं में प्राप्तकर्ताओं को शिक्षा प्रदान करने में सक्षम है। ये ठीक है, जैसे कि मेरी वीडियो के माध्यम से बहुत सारे लोग देख रहे होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो मेरी जो वीडियो चल रही है, आप मेरी वीडियो को मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट देख रहे होंगे, तो ये एक ई लर्निंग है, ई अधिगम है, क्योंकि आप उस वीडियो को अपने फ़ोन की सहायता से सीखने के माध्यम के लिए सीखना चाहते हैं, उसके माध्यम से अनेकों लोग उस वीडियो को देख रहे होंगे कि ये ई लर्निंग क्या होता है, ई अधिगम क्या होता है। तो ये एक आपका ई अधिगम के अंतर्गत आता है। जैसे यहाँ पे हमने बताया, अलग अलग समय पर बड़ी संख्याओं में प्राप्तकर्ता जो है शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनते हैं। ठीक है, इग्नू में ही जैसे आप देखेंगे, इग्नू में बहुत सारे बच्चे सीख रहे हैं, तो वो एक एग्जांपल हो गया। यह नेटवर्क बनाने में मदद करता है, ना कि कनेक्शन बनाने में, जो लोग और संसाधनों को विभिन्न स्थानों से जोड़ता है। उदाहरण के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस टूल शिक्षकों और शिक्षार्थियों को एक साथ लाता है। ऑनलाइन पुस्तकालय सीखने के लिए उपयोगकर्ता और संसाधनों को एक साथ लाते हैं। ऑनलाइन उपलब्ध संसाधनों का उपयोग आप जितनी बार चाहें उतनी बार कर सकते हैं। ठीक है, एक कक्षा व्याख्यान के विपरीत जो
बाद में उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं होती हैं। आपको शिक्षण संस्थाओं की यात्रा करने का आवश्यकता नहीं है। आप समझ गए होंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ कि ई लर्निंग एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, अब देखिएगा आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, पहले ई लर्निंग ई अधिगम का उपयोग नहीं कर रहा है, लेकिन ओडीएल संस्थानों में सीखने के लिए प्रिंट के साथ साथ कंप्यूटर सहित विभिन्न तकनीकों उपकरण का उपयोग करना शुरू कर दिया है। पहले क्या होता था, मतलब वैसे ही होती थी ऑफलाइन क्लासेस, लेकिन अब जब से डेवलप हुआ, विकास हुआ, लोग ओडीएल का सहारा लेने लग गए सीखने के लिए। वही सहारा है। ये अधिगम के तरीके क्या हैं? ठीक है, ये अधिगम के उपक्रमों को कई प्रकार से वर्गीकृत किया गया। ये अधिगम तुल्यकालिक उपक्रमों पर आधारित हो सकता है, जब शिक्षण और सीखना एक ही समय में होता है। जब सीखना और शिक्षा प्राप्त करना एक ही समय में होता है, अर्थात वास्तविक समय में शिक्षक और शिक्षार्थी एक ही समय में परस्पर क्रिया करते हैं, या एक फ़ोन या वीडियो कॉन्फ्रेंस का उपयोग करने जैसा है। एक संदेश एक ही समय में भेजा और प्राप्त किया जाता है। अतुल्य संचार तब होता है जब संदेश अलग अलग समय जब संचार जो संदेश अलग अलग समय पर भेजें और प्राप्त किए जाते हैं। उदाहरण के लिए आप चाहें एक ईमेल या पत्र पढ़ सकते हैं, लेकिन फ़ोन पर कॉल करने वाले के साथ आपके संचार में देरी नहीं हो सकती है। ठीक है, ई लर्निंग का मतलब यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि जब किसी से हम जैसे कॉन्फ्रेंस कॉलिंग करते हैं ना, बात करते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉलिंग 3-4 जने जुड़ गए उसमें, जैसे आपकी ऑनलाइन क्लासेस होती थी। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जूम पर क्लासेस होती हैं, तो उसमें बहुत सारे बच्चे जुड़ते हैं शिक्षा लेने के लिए। वो आपका एक तरीका हो गया ई लर्निंग का। ठीक है, वो सारे हैं। इसमें फ़ोन हो गया, फ़ोन से आप तुरंत बातचीत कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वहाँ पे देखें, अतुल्य संचार के तब होता है जब संदेश जो है अलग अलग समय पर भेजा जाता है और फिर बातचीत करने में प्रॉब्लम होती है तब। ये अधिगम एक शिक्षक द्वारा निर्देश किया जाता है। उदाहरण के लिए एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम पढ़ते समय एक शिक्षक लगातार सीखने के संदर्भ में मार्गदर्शन करता है। ठीक है, जैसे कि देखें, यह अधिगम जो है एक शिक्षक द्वारा निर्देशित किया जाता है, टीचर द्वारा। जैसे एग्जाम्पल लें, एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम पढ़ाते समय, ठीक है, एक शिक्षक लगातार सीखने के संदर्भ में मार्गदर्शन करता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको सीखने के उद्देश्य से पढ़ा रही हूँ कि आप सीखेंगे, और दूसरी ओर आपको ऑनलाइन विषय वस्तु मिलेगी। दूसरी तरफ आपको जो है, अगर आप देखें तो आपको डिजिटली बुक्स भी मिलती हैं और ऑफलाइन बुक्स भी मिलती हैं। ठीक है, जो पोस्ट किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद शिक्षार्थी अपने तरीके से इसका अर्थ निकालते हैं। उदाहरण के लिए आप कोविड-19 के प्रसार के बारे में ऑनलाइन विषय वस्तु पढ़ सकते हैं और यह तय कर सकते हैं कि यह किस कारण हुआ और कैसे रोका जा सकता है। यह सब अध्ययन विषय वस्तु के विकासकर्ताओं के मार्गदर्शन के भी सीखा जा सकता है। ठीक है, यानी कि जब कोविड-19 हुआ था, कोविड-19 में आप देखें तो आपको ऑनलाइन टीचिंग मिल रही थी, तो आप सोचते होंगे कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हो गया, और इसको रोकने का वो है ना, तो वो सब था। ये अधिगम के परिणाम में भी ये जाना जा सकता है कि उदाहरण के लिए एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रमाणन की ओर ले जाता है, हालांकि यह अधिगम हमेशा प्रमाण की ओर नहीं ले जाता। उदाहरण के लिए जब आप ऑनलाइन लेख पढ़ते हैं या कोई वीडियो देखते हैं, तो आप सीखने का प्रमाणन प्राप्त करते हैं, किए बिना सीखते हैं। ठीक है, सुनिए। यू लर्निंग और एम लर्निंग का बताएंगे। ठीक है, देखिए, ई लर्निंग की लाभ और कमियाँ।
उपरोक्त पैराग्राफ ई लर्निंग के लाभों पर प्रकाश डालता है। ये अधिनियम सीखने को कभी भी कहीं भी संभव है। ठीक है, यहाँ उन लोगों की गुणवत्ता शिक्षण संसाधन भी प्रदान करता है जिनके पास कुलीन शिक्षण संस्था में भाग लेने के संसाधन नहीं है। ये मतलब ये आपका एक ये पॉजिटिव पॉइंट आ गया, यहाँ पर लाभ हो गया कि ऑनलाइन शिक्षा जो है कहीं भी और कभी भी प्राप्त की जा सकती है, मतलब ई लर्निंग के माध्यम से। ठीक है, और ये जो है इस प्रकार का अधिनियम शैक्षणिक अवसरों को लोकतांत्रिक बनाता है। ठीक है, इसमें जो आपको शिक्षक सभी स्थानों पर उपलब्ध नहीं हो सकते। ये अधिनियम हमेशा ऐसे शिक्षकों द्वारा विकसित संसाधनों का उपयोग करके सीखने में मदद करता है जो ये अधिनियम भी सीखने को रास्ता बनाते हैं। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा, आपके इसमें ना 3-4 ये पॉइंट बन जाएंगे जो कि पॉजिटिव पॉइंट बनेंगे लाभ में। ठीक है, जैसे आपको ई लर्निंग में कई मीडिया में विषय वस्तु शामिल हो सकती हैं। ठीक है, और ये सब डाल दीजिएगा। आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब पढ़ेंगे ई लर्निंग की जो कमियां हैं। ठीक है, ई लर्निंग की जो कमियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, वो क्या क्या हैं। देखिए, डिजिटल विभाजन। एक तो देखिए, बहुत से लोगों के पास ये अधिनियम के अवसर तक पहुंचने के लिए आवश्यक उन्नत तकनीकों तक पहुंच नहीं है। कई लोग कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट ऐसे अन्य उपकरण को खरीदने में असमर्थ हैं जो ई अधिनियम के लिए आवश्यकता है। ठीक है, डिजिटल एक तो हो गया आपका डिजिटल विभाजन। डिजिटल जब होएगा, जब आप तभी तो पढ़ पाएंगे जब आपके पास कोई फ़ोन होगा, वो फ़ोन होगा, कंप्यूटर होगा, ये सब होगा, तभी तो आपको पढ़ पाएंगे। तो एक ये कमियां होती है कि हर लोग के पास वो चीज़ उपलब्ध नहीं हो सकती आसानी से। दूसरा आपका आता है डेटा की लागत हो गई। डेटा, नेट, इंटरनेट, यहाँ तक कि जिनके पास डिवाइस है उनके पास डेटा तक सीमित पहुँच नहीं है। जिनके पास फ़ोन है, स्मार्टफोन हो गया, कंप्यूटर है, उनके पास नेट नहीं है, तो वो कैसे पढ़ेंगे। आपका एक ये पॉइंट बन जाता है यहाँ पर। ठीक है, दूसरा हो गया शिक्षण शास्त्र। ऑनलाइन पाठ्यक्रम टेक्स्ट और वीडियो के रूप में बड़ी मात्रा में जानकारी को डंप कर सकता है। ठीक है, ऑनलाइन रूप से देखिए आपको बुक्स वगैरह मिल जाती हैं। ठीक है, और यहाँ बोल रहा है और शिक्षार्थियों को कभी कभार या दुर्लभ मार्गदर्शन के साथ इसका अध्ययन करने की आवश्यकता होती है। इस स्थिति में शिक्षार्थी केवल ही सीखता है, जबकि अधिगम और समूह कार्य के लिए प्रौद्योगिकी क्षमता का उपयोग नहीं करती है। मतलब कि पूरा देखिए, आपको बुक्स वगैरह मिलती हैं लेकिन आप उसको उस टाइप से नहीं सीख पाते जिस टाइप का अगर आपको सॉफ्ट कॉपी मिलेगी तो आप उसको ज़्यादा समझ पाएंगे, डिजिटली रूप से नहीं समझ पाएंगे। दूसरा अंग्रेजी हो गई। आपने देखिए अंग्रेजी उन्नत स्तर की शिक्षा के लिए विषय वस्तु अक्सर अंग्रेजी में उपलब्ध होती हैं। इसलिए कई शिक्षकों को ऐसे परिणामों का उपयोग करने में कठिनाई होती है। और इंग्लिश में बुक्स बनती हैं जिसका उसमें बच्चों को तकलीफ़ होती है। स्वास्थ्य, लंबी अवधि के लिए कंप्यूटिंग उपकरणों का उपयोग जो ई अधिगम के लिए संभव है, सामान्य स्वास्थ्य और आँखों की रोशनी को प्रभावित करता है।